संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के चतुर्थ अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपने में अनूठी प्रथम बार आयोजित श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के अध्याय 1 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसका रिजल्ट अरहम टीम शीघ्र ही घोषित करेगी। अध्याय द्वितीय की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा की डेट शीघ्र ही घोषित की जाएगी। तो चलिए हर घर के गुरुकुल में मुनिश्री के सपने को साकार करने के लिए आज हम अध्याय 2 और 3 के सूत्रों का पाठन करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। सम्यक् तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रि पंचभेदाः सम्यक् तु चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेस्याश्चतुश्चतुस्त्रियैकैक षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् सद्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रशाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः। एक समया विग्रह एकम द्वौ त्रीन् वानाहारकः सम्मूर्छन् गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृतः सेतरा मिश्राश्चैकसस्तद्योनयः जरायुजाण्डज पोतानां गर्भः देवनार्काणा मुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियकाहारक तैजस् कार्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम् प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक् तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः निरुपभोग मन्त्यं गर्भ सम्मूर्छनज माद्यं औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तैजसमपि शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः इति तत्त्वार्थ सूत्रे द्वितीयोऽध्यायः। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोधः तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दस्त्रि पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टासुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेक्त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः द्विर्द्विर्विष्कम्बाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरूनाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः
भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणिविचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भो हृदः 10 योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करम् तद्द्विगुण द्विगुणाः हृदाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो दिव्यः श्रीहरि धृतिकीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित रोहिताश्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्वपरगाः 14 नदी सहस्र परिवृता गंगा सिन्धुआदयो नद्यः भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षट् चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्द्विगुण द्विगुण विस्ताराः वर्षधर वर्षा विदेहान्ताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरतैरावतयोर्वृद्धिराशौ षट् समयाभ्यामुत्सर्पिण्यवसर्पणीभ्याम् ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः एक द्वित्रिपल्योपम स्थितयो हैमवतक हारि वर्षक दैव कुर्वकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्ये कालाः भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः द्विर्धात्की खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्या म्लेच्छाश्च भरतैरावत विदेहा कर्म भूम्योऽन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्यः नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते तिर्यक योनिजानां च इति तत्वार सूत्रे तृतीयोऽध्यायः। सच में सूत्रों का शुद्ध उच्चारण करने से मन कितना शांत हो जाता है। अब हम अध्याय 4 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन भूगोल में देवों की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। आज की कक्षा का क्विक रिवीजन करने से पहले हम समझते हैं कि क्या हमें चीजें समझ में आ रही हैं। तत्वार्थ सूत्र एक डिफिकल्ट विषय है। इसमें शंकाएं आना बहुत ही स्वाभाविक है। क्या हम अपनी शंकाओं को अपने तक सीमित करते हैं, या हम उन्हें इसीलिए नहीं पूछते कि कोई दूसरा पूछ लेगा? क्या आपको डर लगता है कि वो शंका पूछने लायक है या नहीं? यदि आपने भी इसी तरह किसी भ्रांति के कारण अपनी शंकाओं को सीमित कर रखा है, तो तुरंत ही बड़े ही आसान तरीके से अपने सवाल को मुनिश्री तक पहुंचाएं। QR कोड स्कैन करें या विजिट करें go.arham.yoga/TTV शंका। ध्यान रखें, कोई भी सवाल छोटा या बड़ा नहीं होता। आपके सवाल से बहुत लोगों का ज्ञान बढ़ सकता है, तो निसंकोच होकर सवाल पूछें। तो चलिए कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि चंद्रमा की 16 कलाओं के निश्चित दर से घटने पर कृष्ण पक्ष और बढ़ने पर शुक्ल पक्ष होते हैं। इसका कारण चंद्रमा के विमान के नीचे राहु ग्रह के विमान का होना है। चंद्रमा के विमान के तल और राहु के विमान के ध्वज दंड में मात्र 4 अंगुल का अंतर होता है। चंद्रमा के साथ साथ राहु की भी निश्चित गति होती है। कृष्ण पक्ष के 15 दिन में चंद्रमा की एक एक कला घटती है, यानी प्रतिदिन इसका 16वां अंश राहु के द्वारा ढकता है। अमावस्या को यह पूरा ढक जाता है। शुक्ल पक्ष में यह कला बढ़ने लगती है। हमने जाना कि ग्रहों के विमानों को 8000, नक्षत्रों को 4000 और सामान्य तारों के विमानों को 2000 देव जोतते हैं। सूर्य चंद्रमा अनादि से हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन भोग भूमि के काल में ये दिखाई नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर कल्प वृक्षों के प्रकाश में इनका प्रकाश हल्का पड़ जाता है। हमने जाना
कि जम्बू द्वीप के चारों ओर जो लवण समुद्र है उसका पानी 14,000 योजन 16,000 योजन तक ऊपर उठा होता है। चूँकि पूरा ज्योतिर्मंडल 900 योजन ऊपर तक है, एक तरह से यह पूरा लवण समुद्र पानी में डूबा हुआ है। वैसे तो सूर्य बहुत प्रभावान होता है, लेकिन ज्योतिष मंडल का इंद्र चंद्रमा होता है। एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा होते हैं, इसीलिए सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारे भी दूने दूने होते हैं। एक चंद्रमा और एक सूर्य अपनी गली में जिस साइड होगा, दूसरा चंद्रमा और सूर्य उस समय उसी गली में ऑपोजिट साइड पर रहेगा। यह अनादिकालीन व्यवस्था इस तरह से चलती है कि जो सूर्य हमें आज दिखाई देगा वही परसों दिखेगा, और जो कल दिखेगा वही चौथे दिन दिखेगा। हमने जाना कि जम्बू द्वीप में 2, लवण समुद्र में 4, धातकी खंड द्वीप में 12, कालोदरी द्वीप समुद्र में 42 और पुष्कराट द्वीप समुद्र में 72 चंद्रमा और उनके परिवार होते हैं। कुल मिलाकर 2.5 द्वीप में 132 चंद्रमा और 132 सूर्य होते हैं। सूर्य के विमान के नीचे केतु का विमान होता है। जब केतु का विमान अपनी गति के कारण सूर्य के प्रकाश को पूरा ढक लेता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। ज्योतिषक देवों की ऊंचाई 7 धनुष यानी 28 हाथ होती है। सूर्य के विमान के तल पर हमेशा आताप नाम कर्म वाले एक इंद्रिय पृथ्वी कायक के जीवों का जन्म होता रहता है, जिसके कारण से उसकी प्रभा और उष्णता होती है। इसी प्रकार चंद्रमा के तल पर उद्योत नाम कर्म वाले एक इंद्रिय पृथ्वी कायक जीव होते हैं, जिसके कारण उसकी प्रभा और शीतलता होती है। चंद्रमा और सूर्य की 12,000 किरणें होती हैं। हमें ऐसी मिथ्या भ्रांतियों को नहीं मानना चाहिए। सूर्य के विमान के बाहर आग लग रही है, इसीलिए वो अंदर भी आग का गोला होगा, या जैसे विज्ञान कहता है कि सूर्य की आग निरंतर कम हो रही है और कुछ वर्षों बाद वह गोला ठंडा हो जाएगा। ये सब अप्रामाणिक बातें हैं। ये सब स्वतः अकृत्रिम चीजें हैं, रचनाएं हैं। आताप और उद्योत नाम कर्म वाले जीव सूर्य और चंद्रमा के विमान में हमेशा उत्पन्न होते रहेंगे, और सूर्य और चंद्रमा भी हमेशा ही ऐसे रहेंगे। यह ज्योतिषियों का सामान्य ज्ञान है। विशेष वर्णन तिल्लोय परिणति आदि ग्रंथों में मिलता है। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्व सूत्र ग्रंथराज में चतुर्थ अध्याय के माध्यम से 4 निकाय के देवों का वर्णन चल रहा है। क्रम प्राप्त ज्योतिषी देवों के विषय में कल आपको बताया था। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारों के रूप में 5 प्रकार के यह ज्योतिषी देवों का भ्रमण जो होता है या उनका अवस्थान रहना होता है, वह इस मध्यलोक में ही होता है, और उसकी दूरी इस चित्रा भूमि के समतल से 790 योजन से प्रारंभ करते हुए 900 योजन तक आपको बताई गई थी। जब इन सूर्य, चंद्रमा आदि का भ्रमण होता है तो वह किस तरह से उनका भ्रमण होता है, किस तरह से सूर्य, चंद्रमा आदि के माध्यम से जो दिनमान का वर्णन निकलता है, या हम जो प्रत्येक दिन
कुछ दिन को घटता हुआ बढ़ता हुआ इत्यादि देखते हैं, इन सब के विषय में भी सूर्य की गति के माध्यम से ही यह सब कार्य होता है। उसी को समझने के लिए आगे का सूत्र पढ़ते हैं। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निरिलोके। आचार्य कहते हैं कि मेरु की प्रदक्षिणा देते हुए ये ज्योतिषी देव गमन करते हैं। प्रदक्षिणा का मतलब होता है कि अपने दाहिनी ओर लेकर के गमन करना। जैसे कि आप मुनि महाराज के लिए भी परिक्रमा लगाते हैं, पड़गाहन करते हैं, तो सामने लेकर के दाहिनी ओर लेकर के वह गमन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और वह उसी के माध्यम से वह प्रदक्षिणा का रूप ले लेती है। इसको परिक्रमा भी बोलते हैं सीधे रूप में। तो आचार्य कहते हैं कि मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए यह ज्योतिष मंडल नित्य गतिमान है। नित्य गतिमान होने का मतलब हमेशा चला करता है, और हमेशा चलने का मतलब यह है कि मुख्यतया से ये सभी ज्योतिष मंडल इस नृलोक के अंदर हमेशा गतिमान रहता है। नृलोक का मतलब यहाँ क्या समझना, मनुष्य लोक। जो 2.5 द्वीप बताया था, उसी 2.5 द्वीप को यहाँ पर मनुष्य लोक कहा जाता है। तो उस मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए ज्योतिष मंडल नित्य गतिमान है। प्रदक्षिणा का अर्थ जिस तरह से आपको बताया, दक्षिण दिशा को आगे करके अपने से सामने वाले को अपने दक्षिण भाग में लेने का नाम ही प्रदक्षिणा कहलाती है ना। तो उसी रूप में यह सूर्य और चंद्रमा नित्य गतिमान हैं। जम्बूद्वीप में ये सभी नित्य गतिमान होते हैं। आगे के जो धातकी खंड या पुष्करार द्वीप हैं, उनमें कुछ आधे तो गतिमान होते हैं, आधे गतिमान नहीं भी होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ मनुष्य लोक की अपेक्षा से नित्य गतिमान कहने से समझना कि नित्य गति अगर होती है तो मनुष्य लोक में ही होती है, और उसी के माध्यम से यह दिन रात का विभाजन इत्यादि व्यवस्थित ढंग से चला करता है। इसको समझने के लिए हम कुछ थोड़ा सा जम्बूद्वीप, लवण समुद्र आदि के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो चंद्रमा का और सूर्य का भ्रमण होता है, उनमें मुख्य रूप से सूर्य का जो भ्रमण है उसके माध्यम से ही ये दिन और रात चलते हैं। उन दिन और रात की क्या स्थिति बनती है और किस तरीके से वह दिन और रात है ना, वह घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं, ये आप जानते हो। तो ये भी हम देखते हैं कि 6 महीने में अयन बदलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण, है ना। 6 महीने में एक तो हम ये भी देखते हैं कि दिन धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं, और फिर अगले 6 महीने में हम देखते हैं कि दिन बढ़ते चले जाते हैं। तो उसका भी ये कारण है कि सूर्य जो गमन करता है वह जम्बूद्वीप में भी उसका 4 क्षेत्र माना जाता है, माने चलने का स्थान जम्बूद्वीप में भी है, और जम्बूद्वीप का जो सूर्य है वो लवण समुद्र में भी उसका कुछ 4 क्षेत्र पड़ता है। 4 क्षेत्र का मतलब वह कुछ स्थान चलने के लिए लवण समुद्र का भी घेरता है। तो उस सूर्य की 184 वीथियाँ बताई गई हैं। कल भी बताया था आपको, चंद्रमा की 15 गलियाँ होती हैं और सूर्य की 184 वीथियाँ होती हैं। तो 184 जो गलियाँ हैं, वो गलियों में जब भी सूर्य का विमान भ्रमण करेगा तो वह सुमेरु पर्वत से 1121 योजन दूर रह कर के ही करेगा। ये एक नियम है। तो इतने योजन दूर रहने के बाद में वह गमन करने के लिए उसकी जो वीथी होगी, जिसे हम गली कहेंगे, वो उसकी अभ्यंतर वीथी कहलाएगी। भीतरी पहली गली
अंदर से, है ना। और वही गलियां घूमते 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 वह लवण समुद्र के अंत तक, लवण समुद्र में भी होंगी। और उस लवण समुद्र में जो है जब वो अपनी बाहरी गली में होगा तब वहाँ पर भी सूर्य का गमन हो रहा होगा। तो दक्षिणायन और उत्तरायण होने का ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जब दक्षिणायन होता है तो ये मान के चलो कि वह सूर्य श्रावण मास में शुरू होता है ना। जब वह सूर्य अपनी अभ्यंतर वीथि में होता है तो एक श्रावण महीने से उसका प्रारंभ होता है, सावन का महीना। श्रावण मास में जब हम देखते हैं उस समय पर दिन जो होता है वो 18 मुहूर्त का होता है। कितने का? और रात होती है 12 मुहूर्त की। मुहूर्त, एक मुहूर्त में 48 मिनट, है ना। तो उस समय पर जब सूर्य के लिए 18 मुहूर्त का दिन है, रात कितने की? 12 मुहूर्त की। 18 और 12 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है, माने एक 24 घंटे में 30 मुहूर्त हो जाते हैं, है ना। तो 18 मुहूर्त के हिसाब से अगर घंटा देखोगे तो लगभग 14 घंटे आएंगे। 14 घंटे 24 मिनट निकलते हैं 18 मुहूर्त के हिसाब से। और 12 मुहूर्त का अगर टाइम निकालोगे तो उसमें 9 घंटे 36 मिनट आ जाएंगे, है ना। मतलब जब सूर्य अपनी अभ्यंतर वीथि में होता है तो इस तरह से दिन और रात देखने को मिलते हैं। दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। धीरे धीरे जब वह सूर्य अपनी जब बाह्य वीथि में पहुंच जाता है और वहां से फिर वह अंदर आना शुरू करता है, तो जब वह बाह्य वीथि में पहुंच जाता है तो उस समय पर उसकी जो स्थिति है वहां से जो बदलना प्रारंभ होती है तो वो बिल्कुल उल्टी हो जाती है। माने एक स्थिति ये आती है कि दिन 12 मुहूर्त का हो जाता है और रात्रि 18 मुहूर्त की हो जाती है। वह लगभग माघ का महीना माना जाता है, 6 महीने के अंतराल से ये स्थिति बन जाती है। श्रावण, भादों, फिर क्वार, कार्तिक और मगसिर, पौष। भूल गए सब? नहीं जानते? ये 6 महीने हो गए। ये 6 महीने पूर्ण होने के बाद में फिर जो है उत्तरायण की स्थिति शुरू होगी माघ महीने से। और फिर जो है वो माघ के बाद में वह फिर 6 महीने अपने पूरे करके उत्तरायण की स्थिति को पूरा करेगा। तो दक्षिणायन में ये 6 महीनों के माध्यम से इस तरह से धीरे धीरे ये दिन की वृद्धि जो होती है वह क्या होती है? कम होती चली जाती है। इस तरह से यह सूर्य का एक अपना जो गमन का क्षेत्र है उसको भी हम थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। कि देखें इस मैप को, थोड़ा सा एक आइडिया लेने के लिए आपको बताया जा रहा है। ये बीचों बीच में सुमेरु पर्वत बना हुआ है। सुमेरु पर्वत के ये वाली लाइन पर एक जम्बू द्वीप बनाया गया है और जम्बू द्वीप में जो सुमेरु पर्वत है उसके बाहर का जो ये गोला है ये लवण समुद्र का है। बीच बीच में जो डॉट डॉट दिखाए गए हैं वो उसकी गलियां समझो। किसकी? सूर्य के विमान के भ्रमण करने की ये गलियां समझो, है ना। तो एक समझने के लिए इसका एक जो गणित बताया गया है ग्रंथों में, तो ये तो आपको बताया गया है कि 1 लाख योजन का यह पूरा जम्बू द्वीप है। इसका विस्तार है 1 लाख योजन का, माने यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा 1 लाख योजन का ये विस्तार हो गया। ठीक है। अब इसी 1 लाख योजन में आचार्यों ने ये कहा कि अपने दोनों साइड में 180 योजन सूर्य जम्बू द्वीप में गमन करता है। अगर हम दोनों साइड में 180 छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 360, है ना। 1 लाख योजन का ये जम्बू द्वीप है। इसमें से 360 योजन का जो क्षेत्र है वो उसका माइनस कर दिया तो कितना बचा? ये लिखा हुआ है 99,694 योजन, है ना। अब इसमें
जो सुमेरु पर्वत है उसकी जो चौड़ाई है वो 10,000 योजन की है। वो भी उसमें से कम करना है, तो वो चौड़ाई भी कम कर दी गई, 10,000 वो भी कम कर दो तो कितना बचा? 89 है ना 1000, और ये 694, ये इतना योजन ये बचेगा। फिर इसके हमने क्या किए, 2 भाग किए, क्योंकि दोनों ओर इसका गमन है, तो इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, तो बचा 44,820 योजन। ठीक है ना। अब होता क्या है, ये होगा उसकी अभ्यंतर गली का पहला, मेरु पर्वत से इतनी योजन दूरी पर जाकर के, मतलब उसकी पहली गली शुरू होगी। ये जो निकल के आया ना, जो लास्ट का इतने योजन है ना, 44,820 योजन जो ये निकल के आया, इतने योजन मेरु से दूर जाकर के इसकी पहली गली शुरू होगी, अभ्यंतर गली, है ना। समझने के लिए एक ये भी जानना है कि मेरु पर्वत से इतनी दूरी से ये सूर्य का 4 क्षेत्र शुरू होगा, और यह सूर्य की जो गलियां हैं वो कितनी हैं? 184 गलियां हैं। अब उन 184 गलियों में से अगर जम्बू द्वीप में उसकी गलियां बनती हैं तो 65 गलियां जम्बू द्वीप में बनती हैं। कितनी? 65। और लवण समुद्र में भी इसका 4 क्षेत्र है, तो लवण समुद्र में इसकी गलियां बनती हैं 119, है ना। तो जम्बू द्वीप में इसका 4 क्षेत्र है 180 योजन में, और लवण समुद्र में इसका 4 क्षेत्र है लगभग 330 योजन में। दोनों मिलाकर के 510 योजन का यह 4 क्षेत्र इसका हो जाता है। 4 क्षेत्र माने चलने वाला क्षेत्र, है ना। मतलब ये समझना कि जो हमने ये 180 योजन छोड़ा था, यही इसका 4 क्षेत्र है, इससे ज्यादा जो है वो आगे नहीं जा सकता। तो 180 योजन जम्बू द्वीप में इसको चलना है, और 330 योजन इसका 4 क्षेत्र इसका इधर लवण समुद्र में है, और 180 योजन जम्बू द्वीप में है। कुल मिलाकर के इसका 4 क्षेत्र कितना बना? 510 योजन, है ना। जो आचार्यों ने सूर्य के विमान की चौड़ाई बताई है वो बताई है 48/61 योजन। कितनी बताई? 48/61 योजन। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ये 4 क्षेत्र आ रहा है, कितना? 510 योजन का, इसी में चंद्रमा का भी विमान घूमता है और इसी में सूर्य का भी विमान घूमेगा। चंद्रमा की तो गलियां हैं 15 और सूर्य की गलियां हैं 184, वो सब इसी 4 क्षेत्र में घूमेंगी, है ना। अब ये भी बताया गया है कि जो 184 गलियां हैं, उनमें से हर एक गली के बीच में 2 योजन का अंतर है। कितना? और उसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी? जो 48/61 योजन की चौड़ाई है वो तो उसकी चौड़ाई रहेगी जो सूर्य के विमान की चौड़ाई है, और एक गली से दूसरी गली में जाने का जो अंतर है वो अंतर कितना है? वो 2 योजन का अंतर पड़ जाता है। समझ में आ रहा है? अब आपको ये देखना है कि अगर यह सूर्य का भ्रमण होता है तो सूर्य का भ्रमण होने के लिए उसे, एक तो हमारे सामने उसकी मैक्सिमम लिमिट दिखाई दे रही है कि दिन कितने मुहूर्त का हो रहा है? 18 मुहूर्त का, है ना। और मिनिमम उसकी लिमिट दिखाई दे रही है 12 मुहूर्त का। बड़े से बड़ा दिन होगा तो 18 मुहूर्त का, और छोटे से छोटा दिन होगा तो 12 मुहूर्त का। अब देखो, इसका एक हिसाब ऐसे बनाते हैं कि 18 और अधिकतम और न्यूनतम 12, 18 में से 12 कम किए तो बनते हैं 6 मुहूर्त, माने 6 मुहूर्त का अंतर पड़ा। कितने में? गलियां का अंतराल तो 183 आएगा, क्योंकि 184 गलियां हैं, तो अंतराल कितने आएंगे? 183 आएंगे, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि 183 गलियों का अंतराल पूरा करने में उसे 6 मुहूर्त लगते हैं। कितने लगते हैं?
6 मुहूर्त का अंतर पड़ता है। तो एक गली का अंतराल पूरा करने में कितना अंतर पड़ेगा? सब गुणा भाग करना पड़ेगा, हम ही करें? नहीं समझ आ रहा है? ओम अरहम नमा। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 13 में आचार्य कहते हैं कि मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए ज्योतिष मंडल इस नृलोक में यानी मनुष्य लोक के अंदर हमेशा नित्य गतिमान रहता है। प्रदक्षिणा या परिक्रमा का अर्थ है अपने दाहिनी ओर लेकर गमन करना। हमने जाना कि जम्बू द्वीप के सभी ज्योतिषी देव नित्य गतिमान हैं, किंतु धातकी खंड या पुष्कराट द्वीप में आधे गतिमान हैं और आधे गतिमान नहीं हैं। ज्योतिषी देवों की नित्य गति मनुष्य लोक में ही होती है। इसकी नित्य गति से दिन रात आदि की व्यवस्था चलती है। हमने जाना कि सूर्य के विमान के गमन का क्षेत्र यानी चलने के स्थान को 4 क्षेत्र कहते हैं। जम्बू द्वीप में गमन करते समय इस 4 क्षेत्र का कुछ भाग लवण समुद्र में भी पड़ता है। ज्योतिषक देवों के भ्रमण की गलियां सुमेरु पर्वत से 1121 योजन दूरी से प्रारंभ होती हैं, यानी इतनी दूरी के बाद ज्योतिषक देवों के गमन की पहली गली होती है, जिसको अभ्यंतर वीथि या अंदर से पहली गली कहते हैं। वहीं गलियां घूमते हुए लवण समुद्र में भी होंगी। सूर्य घूमते हुए जब बाहरी गली में होगा तब वह लवण समुद्र में भी गमन करेगा। हमने जाना कि 6 महीने में अयन बदलते हैं। एक मुहूर्त में 48 मिनट और 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। दक्षिणायन श्रावण महीने से प्रारंभ होता है, जब दिन 18 मुहूर्त का और रात 12 मुहूर्त की होती है। दक्षिणायन में 6 महीने तक दिन धीरे धीरे छोटे होते हैं। इस समय सूर्य का गमन अपनी अभ्यंतर वीथियों में होता है। अभ्यंतर वीथि में दिन बड़े और रात छोटी होती हैं। धीरे धीरे जब सूर्य अपनी बाह्य वीथि में आता है तो स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाती है। उत्तरायण माघ मास से प्रारंभ होता है, जब दिन 12 मुहूर्त और रात 18 मुहूर्त की होती है। इसमें दिन धीरे धीरे बड़े होते हैं। हमने सूर्य की अभ्यंतर वीथि की मेरु पर्वत से दूरी की गणना को जाना। 1 लाख योजन के जम्बू द्वीप में दोनों साइड से 180 योजन का क्षेत्र गमन के लिए होता। 10,000 योजन की सुमेरु पर्वत की चौड़ाई भी गमन के लिए नहीं है। इस तरह 89,640 योजन बचा, क्योंकि यह गमन दोनों ओर होता है। इसीलिए एक भाग 44,820 योजन का होगा। इसके बाद सूर्य का 4 क्षेत्र प्रारंभ हो गया। मेरु पर्वत से 44,820 योजन दूरी पर सूर्य के गमन की अभ्यंतर गली होगी। सूर्य के विमान की चौड़ाई 48/61 योजन होती है। सूर्य की 184 गलियों में से जम्बू द्वीप में 65 गलियां हैं और लवण समुद्र में 119 गलियां होती हैं। इसका 4 क्षेत्र 510 योजन होता है, जिसमें जम्बू द्वीप में 180 योजन और लवण समुद्र में 330 योजन होता है। इसी 510 योजन में चंद्रमा का विमान 15 गलियों में घूमता है। सूर्य की 184 गलियों में हर गली के बीच में 2 योजन का अंतर होता है। सूर्य को एक वीथि से दूसरी वीथि तक पहुंचने में औसतन 2/61 मुहूर्त का समय लगता है। तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई
ऋणाणं सौखमनन्तं धैर्य सासदमोक्षपदं पावै सासदमोक्षपदं पावै। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, उत्तरायण कौन से मास से प्रारंभ होता है? श्रावण, भाद्रपद, माघ, चैत्र। अध्याय 4 की कक्षा 12 के आज के सवाल का सही उत्तर है 132। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन न कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।